नमस्कार। आज हम वक्त में पीछे चलकर स्वतंत्र भारत के उन शुरुआती कह सकते हैं तूफानी और बेहद दिलचस्प सालों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। सोचिए, एक नया देश, बंटवारे के जख्म ताज़ा हैं, राष्ट्र निर्माण की भारी चुनौती, और इन सब के बीच उसने चुना लोकतंत्र का रास्ता। हाँ, और फिर सामने थी दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी परीक्षा, भारत के पहले आम चुनाव। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ आंकड़ों या नतीजों की नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर के भरोसे, हिम्मत और एक बड़े प्रयोग की कहानी है। आज की हमारी बातचीत कुछ राजनीतिक विज्ञान के विश्लेषणों पर आधारित है। अच्छा। और हमारा इरादा है कि पहले दशक की चुनावी राजनीति की परतें खोलें, कैसे एक निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था बनी, फिर कांग्रेस का दबदबा कैसे कायम हुआ और विपक्ष ने अपनी जगह कैसे बनाई। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि उस वक्त दुनिया में कई नए देश आजाद हो रहे थे और ज्यादातर ने भारत जैसा रास्ता नहीं चुना। सही कहा। कई जगह राष्ट्रीय एकता के नाम पर लोकतंत्र को किनारे कर दिया गया। किसी ने कहा एक नेता का शासन ठीक है, किसी ने एक पार्टी का, कहीं सेना आ गई। डर यही था कि लोकतंत्र कहीं देश को और बांट न दे। लेकिन भारत के नेताओं की सोच थोड़ी अलग थी। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ें ही आप देखें तो लोकतांत्रिक मूल्यों में थी। हाँ, ये तो है। उन्होंने राजनीति को समस्याओं को सुलझाने का जरिया माना, न कि खुद एक समस्या। उनका विश्वास था कि अलग अलग हितों और मतभेदों को साथ लाने का सबसे कारगर तरीका वो लोकतांत्रिक बहस और चुनाव ही हैं। जो उस माहौल में वाकई एक बहुत साहसिक नजरिया था। बिल्कुल, बहुत हिम्मत की बात थी ये। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अब देश को अपनी चुनी हुई सरकार चाहिए थी। वो अंतरिम सरकार से कब तक काम चलता? हाँ, नियम बन चुके थे, अब उन्हें अमल में लाने वाली मशीनरी चाहिए थी, यानी चुनाव आयोग। और उसकी जरूरत फौरन महसूस हुई होगी। हाँ, और ये काम फौरन किया भी गया। जनवरी 1950 में ही चुनाव आयोग बना और सुकुमार सेन। हाँ, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। जी बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये काम कितना बड़ा होने वाला है। अच्छा, मतलब क्या सोचा था शुरू में? शुरू में लगा कि कुछ महीनों में, शायद 1950 में ही चुनाव हो जाएंगे। अरे वाह, लेकिन ये उम्मीद कुछ ज्यादा ही आशावादी निकली। असल चुनौती तो अब सामने आई थी। हाँ बिल्कुल। पहले तो पूरे देश को चुनावी क्षेत्रों में बांटना था, मतलब सीमांकन। फिर करोड़ों वोटरों की लिस्ट बनानी थी। ये अपने आप में हिमालय चढ़ने जैसा काम था। और उस वोटर लिस्ट में भी कुछ दिक्कतें आई थी, है ना? हाँ, एक बहुत अजीबोगरीब समस्या सामने आई। जब पहला ड्राफ्ट देखा गया तो पता चला करीब 40 लाख महिलाओं के नाम ही दर्ज नहीं थे। 40 लाख? क्यों? उनके नाम की जगह लिखा था फलां की पत्नी या फलां की बेटी। ये उस समय की सामाजिक हकीकत दिखाता है, पर चुनाव आयोग ने इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। अच्छा किया। साफ कहा, या तो नाम ठीक से दर्ज करो या हटाओ। हर वोटर की अपनी पहचान जरूरी है। जरा उस पैमाने की कल्पना कीजिए, 17 करोड़ वोटर, और उनमें से मुश्किल से 15% पढ़े लिखे थे। उन्हें मिलकर चुनने थे 3200 विधायक और लोकसभा के 489 सांसद। हाँ, उस समय तक दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कभी नहीं हुए थे। ये पहला था। और क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो वोट डालने का कोई खास तरीका भी सोचना पड़ा होगा। बिल्कुल। और फिर इन चुनावों को कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी पड़ी। ये सिर्फ चुनाव नहीं, एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट ऑपरेशन था। सोचिए जरा। इतने बड़े, गरीब और ज्यादातर अनपढ़ देश में हर वयस्क को वोट का अधिकार देना, उस वक्त कई लोगों को ये पागलपन लगा होगा। हाँ बिल्कुल। कई लोगों ने बड़ी आशंकाएं जताईं। एक भारतीय संपादक ने तो इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कह दिया। सबसे बड़ा जुआ? जी। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि नेहरू जी को जल्द ही मानना पड़ेगा कि भाई ये वयस्क मताधिकार का प्रयोग असफल रहा। अच्छा। और एक अंग्रेज अफसर ने तो यहाँ तक कहा कि आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी कि कैसे करोड़ों अनपढ़ लोगों के वोट गिनने का ये मजाक किया गया। कमाल है। सोचिए, उस वक्त यूरोप के कई देशों में भी सभी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था और भारत ये कदम उठा रहा था। तो इन सब शक शुबा और तैयारियों के बीच चुनाव कराने में कुछ देरी भी हुई? हाँ, चुनाव 2 बार टालने पड़े। आखिरकार अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच वोट डाले गए। अच्छा, तो ये 51-52 का चुनाव था। हाँ,
इसे आमतौर पर 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। प्रचार से लेकर गिनती तक पूरे प्रक्रिया में 6 महीने लग गए। 6 महीने। और ये चुनाव सिर्फ बड़े नहीं थे, इनमें मुकाबला भी था। हाँ, काफी प्रतिस्पर्धी थे। हर सीट पर औसतन 4 से ज्यादा उम्मीदवार थे। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आधे से ज्यादा वोटरों ने वोट डाला। वाह। और सबसे अहम बात ये थी कि जब नतीजे आए तो हारने वालों ने भी माना कि हाँ, चुनाव निष्पक्ष थे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो इस जुए का नतीजा कामयाब रहा। इसने सारी दुनिया को चौंका दिया, है ना? हाँ, बिल्कुल। आलोचक एकदम गलत साबित हुए। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि इन चुनावों ने उन सबको झूठा साबित कर दिया जो सोचते थे कि भारत जैसे देश में सबको वोट का अधिकार देना खतरनाक है। हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि दुनिया मान रही है कि भारतीयों ने इतिहास के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रयोग में कमाल का काम किया है। तो ये वाकई दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर बन गया। हाँ, इसने दिखा दिया कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर और पढ़े लिखे देशों के लिए नहीं है, ये गरीबी और निरक्षरता में भी कामयाब हो सकता है। इस ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत और कुछ अनोखे तरीके भी थे, जैसे कि वोट डालने का तरीका। वो आज से कितना अलग था? ओ, बहुत अलग। तब हर उम्मीदवार के लिए पोलिंग बूथ के अंदर एक अलग बक्सा होता था, स्टील का। स्टील का बक्सा हर उम्मीदवार के लिए? जी हाँ, उस बक्से पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह बना होता था। वोटर को एक खाली पर्ची दी जाती थी जिसे उसे अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले बक्से में डालना होता था। अच्छा, मतलब ईवीएम या बैलेट पेपर वाला सिस्टम नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, इसके लिए करीब 20 लाख स्टील के बक्से इस्तेमाल हुए। 20 लाख बक्से? अरे बाप रे, उन्हें तैयार करना वो भी अपने आप में एक बड़ा काम रहा होगा। यकीनन बहुत बड़ा काम। एक चुनाव अधिकारी ने लिखा है कि कैसे हर बक्से के अंदर और बाहर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह चिपकाना होता था। फिर बाहर उर्दू, हिंदी, पंजाबी में नाम और नंबर लिखना होता था। ये सब चुनाव से ठीक पहले घंटों लगाकर करना पड़ता था। सुनने में थका देने वाला काम लगता है। ये तरीका कब तक चला फिर? पहले 2 आम चुनावों के बाद इसे बदल दिया गया। अच्छा जी, फिर वो सिस्टम आया जिसमें एक ही मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चिन्ह छपे होते थे और वोटर को अपनी पसंद के उम्मीदवार पर मोहर लगानी होती थी। ये तरीका करीब 40 साल चला। 40 साल? काफी लंबा समय। हाँ, फिर 1990 के दशक के आखिर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम आई और 2004 तक पूरे देश में लागू हो गई। चलिए अब नतीजों की बात करते हैं। 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस की जीत तो लगभग तय मानी जा रही थी। हाँ, वो तो अपेक्षित था। इसके पीछे ठोस वजहें थीं। एक तो कांग्रेस को आजादी की लड़ाई की विरासत मिली थी, उनका संगठन पूरे देश में फैला था। और नेहरू जी का करिश्मा? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जवाहरलाल नेहरू जैसा करिश्माई और लोकप्रिय नेता उनके पास था, जिन्होंने पूरे देश में घूम घूम के प्रचार किया था। पर क्या जीत का पैमाना उम्मीद के मुताबिक था या उससे भी ज्यादा? शायद उससे भी ज्यादा। लोकसभा की 489 सीटों में से कांग्रेस ने अकेले 364 जीत ली। बाप रे, 364? हाँ, दूसरे नंबर पर आई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, जिसे सिर्फ 16 सीटें मिली। सिर्फ 16? इतना बड़ा अंतर? जी। राज्यों के चुनावों में भी कांग्रेस का यही दबदबा रहा। कुछ अपवाद थे, जैसे त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा, पर वहां भी बाद में कांग्रेस ने ही सरकार बना ली। तो मतलब केंद्र से लेकर राज्यों तक कांग्रेस का ही राज कायम हो गया। हाँ, और नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। और ये सिलसिला अगले चुनावों में भी जारी रहा, मतलब 57 और 62 में। बिल्कुल। 1957 और 1962 के चुनावों में भी कांग्रेस ने लोकसभा में करीब 3/4 सीटें जीतीं। कोई भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की जीती सीटों के 10वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन एक मिनट, क्या इतने वोट भी कांग्रेस को मिलते थे? मतलब जितने प्रतिशत वोट मिले, क्या उतनी ही सीटें मिली? नहीं, यहीं पर वो पेच है। ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब हमारी चुनाव प्रणाली में छिपा है, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं। हाँ, FPTP। इसमें क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो इस दौड़ में जो उम्मीदवार सबसे आगे निकला वही जीता, भले ही उसे आधे से कम वोट मिले हों। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। कैसे? उसे जितने प्रतिशत वोट मिली उससे कहीं ज्यादा प्रतिशत सीटें मिली। जैसे 1952 में कांग्रेस को करीब 45% वोट मिले, पर सीटें मिली 74%। अच्छा,
45% वोट पर 74% सीटें। जी हाँ। वहीं सोशलिस्ट पार्टी जिसे 10% से ज्यादा वोट मिले थे, उसे 3% से भी कम सीटें मिली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ वोट कई पार्टियों और उम्मीदवारों में बंट जाते थे। तो भले ही कुल मिलाकर कांग्रेस विरोधी वोट ज्यादा हों, लेकिन अलग-अलग बंटने से कांग्रेस का उम्मीदवार कम वोट पाकर भी जीत जाता था। समझ गया। और ये वही चुनावी प्रणाली है जो आज भी भारत में इस्तेमाल होती है। जी हाँ, जिसके फायदे और नुकसान पर आज भी बहस जारी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का एक पार्टी राज था? देखिए, दुनिया में एक पार्टी राज के और भी उदाहरण हैं, जैसे चीन, क्यूबा, सीरिया, लेकिन वहाँ लोकतंत्र को खत्म करके या दबाकर एक पार्टी का राज है। हाँ, वो अलग बात है। भारत का मामला बिल्कुल अलग था। यहाँ कांग्रेस का दबदबा लोकतंत्र के दायरे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के जरिए बना था। कई पार्टियां चुनाव लड़ रही थीं, लोग वोट डाल रहे थे और फिर भी कांग्रेस जीत रही थी। तो इसकी तुलना किससे की जा सकती है? इसकी तुलना शायद रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के दबदबे से की जा सकती है, जो लोकतांत्रिक माहौल में हुआ। लेकिन इस दबदबे के बीच एक बड़ा उलटफेर भी हुआ था केरल में। वो क्या मामला था? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। 1957 में केरला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। अच्छा। वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने 126 में से 60 सीटें जीतीं और 5 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई। तो कम्युनिस्ट सरकार बन गई केरल में? जी हाँ, EMS नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने। ये दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पहली कम्युनिस्ट सरकार थी। ये तो बहुत बड़ी बात थी। पर यह सरकार ज्यादा दिन चली नहीं शायद। नहीं, सत्ता से बाहर होने पर राज्य में कांग्रेस पार्टी ने इस चुनी हुई सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष शुरू कर दिया। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। फिर 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए, जो केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को खास परिस्थितियों में बर्खास्त करने का अधिकार देता है, केरल के कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। ओह, अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल, ये तो बहुत विवादास्पद कदम रहा होगा। निश्चित रूप से बहुत विवादास्पद। इसे अक्सर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का उदाहरण माना जाता है और इसने केंद्र राज्य संबंधों पर एक लंबी बहस छेड़ दी, जो आज तक किसी न किसी रूप में चलती है। वापस कांग्रेस के दबदबे पर आते हैं। सिर्फ चुनावी प्रणाली या नेहरू का करिश्मा, क्या यही वजह काफी थी इतने लंबे राज के लिए, या कुछ और भी था? नहीं, और भी बहुत कुछ था। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थी उसका एक सामाजिक और वैचारिक महागठबंधन जैसा होना। महागठबंधन जैसा मतलब याद कीजिए, कांग्रेस शुरू में पढ़े लिखे शहरी लोगों का एक समूह थी, लेकिन धीरे धीरे खासकर गांधी जी के आंदोलनों से वो एक जन आंदोलन बन गई। हाँ, उसमें हर तरह के लोग शामिल होते गए। बिल्कुल, किसान, उद्योगपति, शहर के लोग, गांव के लोग, मजदूर, मालिक, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा वाले, सब। सही। आजादी तक कांग्रेस एक इंद्रधनुष की तरह थी, जिसमें भारत की सारी विविधता झलकती थी। और ये सिर्फ सामाजिक नहीं, वैचारिक गठबंधन भी था। वैचारिक भी कैसे? इसमें गरम दल वाले भी थे, नरम दल वाले भी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी, सबकी जगह थी। कांग्रेस एक ऐसा मंच बन गई थी जहां अलग अलग सोच वाले लोग मिलकर आजादी के लिए लड़ रहे थे। कई छोटे मोटे संगठन तो अपनी पहचान बनाए रखते हुए कांग्रेस के अंदर ही काम करते थे। अच्छा, तो इस सबको साथ लेके चलने वाली खूबी का कांग्रेस को क्या फायदा मिला? इसके 2 बड़े फायदे हुए। पहला, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना था, इसलिए कांग्रेस को संतुलन साधना पड़ता था। वो किसी भी मुद्दे पर अतिवादी रुख अपनाने से बचती थी। मतभेद थे। हाँ, वो जिन्हें गुट कहा जाता था। सही। अक्सर इन गुटों को कांग्रेस की कमजोरी माना जाता है, लेकिन असल में शुरुआती दौर में ये उसकी ताकत बन गए। ताकत कैसे? क्योंकि पार्टी के अंदर ही इन गुटों को आपस में मुकाबला करने की एक तरह से छूट थी। इसलिए नेता और समूह पार्टी छोड़कर जाने के बजाय अंदर ही रहकर संघर्ष करते थे। ये गुट पार्टी के भीतर एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते थे, संतुलन बनाए रखते थे। मतलब असली मुकाबला पार्टी के बाहर कम, पार्टी के अंदर ज्यादा था। हाँ, काफी हद तक यही हो रहा था। इसीलिए कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने इस दौर को कांग्रेस प्रणाली कहा है। कांग्रेस प्रणाली, दिलचस्प।
हाँ, मतलब कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी तो थी ही, एक तरह से विपक्ष की भूमिका भी उसी के अंदर निभाई जा रही थी। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बाहर कोई विपक्ष था ही नहीं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमने देखा, चुनावों में कांग्रेस के अलावा कई और पार्टियां भी थीं। सच तो ये है कि उस दौर में भारत में कई दूसरे लोकतंत्रों से ज्यादा विविध और जीवंत विपक्षी दल थे। अच्छा। आज की ज्यादातर गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक के इन्हीं विपक्षी दलों में है। भले उन्हें सीटें बहुत कम मिलती थीं, उनका होना जरूरी था। बहुत जरूरी। उन्होंने व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाए रखा। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की, चाहे वो सैद्धांतिक हो या व्यवहारिक। इससे सत्ताधारी दल पर अंकुश बना रहा। और शायद कांग्रेस के अंदर भी असर पड़ता होगा। हाँ, कई बार उनकी आलोचना से कांग्रेस के अंदर का शक्ति संतुलन भी बदल जाता था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक राजनीतिक विकल्प को जिंदा रखा और भविष्य के नेताओं को तैयार किया। ये भी सुना है कि शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं में आपसी सम्मान भी काफी था। आजकल जैसा माहौल नहीं था शायद। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। आजादी के बाद बनी पहली सरकार में आप देखिए, डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता शामिल थे, जो कांग्रेस के मुखर आलोचक थे। हाँ, ये तो है। नेहरू जी खुद कई बार समाजवादी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण को सरकार में शामिल होने का न्योता देते थे। हालांकि ये बात सही है कि जैसे जैसे राजनीतिक मुकाबला बढ़ा, ये आपसी सम्मान कम होता गया। चलिए कुछ प्रमुख विपक्षी पार्टियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी। हाँ, सोशलिस्ट पार्टी की जड़ें भी कांग्रेस में ही थीं। 1948 में ये कांग्रेस से अलग हुई। ये लोकतांत्रिक समाजवाद में यकीन रखती थी। और ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों दोनों से अलग थी। जी, वो कांग्रेस को पूंजीपतियों का समर्थक मानती थीं और कम्युनिस्टों के तरीकों से भी सहमत नहीं थीं। बाद में इसमें कई टूट-फूट और विलय हुए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जैसे बड़े नेता इससे जुड़े थे। और आज की कई पार्टियां यहीं से निकली हैं। बिल्कुल, आज की समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस जैसी कई पार्टियों की विचारधारा और नेताओं की जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, वो तो काफी पुरानी पार्टी है। हाँ, सीपीआई 1920 के दशक में बनी थी, रूसी क्रांति से प्रेरित होकर। आजादी के बाद शुरू में उन्होंने हिंसक क्रांति की कोशिश की, जो नाकाम रही। फिर 1951 से चुनावी रास्ता अपनाया और पहले चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। जी, 16 सीटों के साथ। आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार, केरल में इनका काफी असर था। ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ई.एम.एस. नंबूद्रीपाद इसके बड़े नेता थे। और फिर 1964 में ये बढ़ गई। हाँ, 1964 में चीन सोवियत मतभेद के चलते ये पार्टी सीपीआई और सीपीआईएम में बढ़ गई। अच्छा, और एक और अहम पार्टी थी भारतीय जनसंघ। जी, भारतीय जनसंघ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। इसकी जड़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में थीं। इनकी मुख्य विचारधारा क्या थी? इनकी विचारधारा एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र पर आधारित थी। ये भारत पाकिस्तान के विलय से अखंड भारत बनाने, हिंदी को राजभाषा बनाने और अल्पसंख्यकों को रियायतें देने का विरोध करती थी। ये भारत के परमाणु हथियार बनाने की भी पक्षधर थी। और इनका चुनावी प्रदर्शन कैसा रहा? शुरुआती सालों में इसे ज्यादा चुनावी सफलता नहीं मिली। 1952 में 3, 1957 में 4 लोकसभा सीटें मिली। इनका जनाधार खासकर हिंदी राज्यों के शहरों में था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक इसके प्रमुख नेता थे। और आज की बीजेपी? हाँ, आज की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपनी जड़ें इसी जनसंघ में मानती है। तो इस सारी बातचीत को अगर हम समेटें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं इस पहले दौर के बारे में? मेरे ख्याल से 2-3 बातें साफ हैं। पहला, शुरुआती दशक में कांग्रेस का जो दबदबा था वो महज इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे आज़ादी की लड़ाई की विरासत थी, सबको साथ लेकर चलने की उसकी अद्भुत क्षमता थी और पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को संभालने का उसका अनोखा तरीका था। और दूसरा, ये दबदबा अनोखा इसलिए था क्योंकि ये किसी तानाशाही से नहीं आया था, बल्कि लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए एक प्रतिस्पर्धी माहौल में हासिल हुआ था। बिल्कुल। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ये भारतीय राजनीति का सिर्फ एक दौर था। यह हमेशा ऐसा नहीं रहा। वक्त के साथ कांग्रेस की वो क्षमता जिसमें वो हर तरह के हितों को अपने अंदर समेट लेती थी, वो कमजोर पड़ती गई और दूसरे राजनीतिक दल ज्यादा ताकतवर होते गए। जी बिल्कुल। और भारतीय राजनीति आज जिस मुकाम पर है, उसकी नींव इसी दौर में पड़ी थी।
तो आज की ये चर्चा श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। इस शुरुआती दौर के अनुभव को देखते हुए एक देश की राजनीतिक स्थिरता और विकास के लिए क्या बेहतर है? कांग्रेस जैसी एक बड़ी छाता पार्टी जो अपने अंदर ही कई विचारधाराओं और गुटों को जगह दे, या फिर साफ साफ विचारधाराओं वाली कई पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। इस पर विचार किया जा सकता है। यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लंबी बहस हो सकती है और शायद कोई एक सीधा जवाब ना हो। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।